नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस बाय वीपी मेला में। तो हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 6 के। आज हमारा 8वां चैप्टर रहेगा शरीर में गति। कि हम और जैसे मानव शरीर हो गए, जैसे पशु पक्षी हो गए, जंतु हो गए, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस प्रकार की गति करते हैं। चलकर जाते हैं, उड़कर जाते हैं, कुछ रेंग कर चलते हैं, कुछ तैर कर चलते हैं। इन्हीं सभी हम गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपके लिए क्लास हेल्पफुल होने वाली है, तो क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर शरीर में गति। ये हमारे चैप्टर का नाम रहेगा, 8 नंबर का ये चैप्टर है। तो देखो, जंतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीकों में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। क्या आप सभी को पता होगा कि जंतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के जो तरीके होते हैं उसमें विभिन्न विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे सर्प होता है वो रेंग कर चलता है जमीन पर। जैसे पक्षी होते हैं वो उड़कर जाते हैं। मछली होती है वो तैर कर चलती है। जैसे गाय भैंस हो गया वो चल कर जाते हैं। तो उनमें क्या हो जाती है, विविधता पाई जाती है। जैसे कुछ जीव रेंग कर चलते हैं, कुछ तैर कर चलते हैं। रेंग कर की हम बात करें तो जैसे क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा हमारा। तैरने से क्या हो जाएगा, जैसे मछली हो गई। कुछ उड़कर चलते हैं, जैसे पक्षी हो गए, जैसे कबूतर हो गया। कबूतर उड़, ये क्या उड़ कर जाता है। इसके अलावा कुछ चल कर जाते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई। ये सारे क्या चल कर जाते हैं। कुछ दौड़कर गति करते हैं, जैसे घोड़े होते हैं वो दौड़ते हैं जाता है। यानी जंतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीकों में विविधता पाई जाती है। कुछ रेंग कर, कुछ तैर कर, कुछ उड़कर, कुछ चलकर तथा कुछ दौड़कर गति करते हैं। आगे हम बात करें तो मानव शरीर व इसकी गतियां। हमारा जो मानव शरीर है वो किस प्रकार गति करता है, किस प्रकार मूवमेंट करता है एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं। तो हम अपने शरीर के कुछ अंगों को या तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। यानी हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिसको हम स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। यानी शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनको कि हम केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा सकते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। और इन स्थानों को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे हमारा हाथ हो गया, ये बीच में से मुड़ता है। इसका मतलब ये दोनों ऊपर और नीचे का जो सिरा होता है वो बीच में से एक जगह जुड़ा हुआ होता है। यानी दो सिरे जहाँ एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे क्या बोलेंगे, हम संधि बोलेंगे। और शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा सकते हैं। वहीं से तो हम मोड़ सकते हैं और वहीं से हम घुमा सकते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। और जहाँ पर वो जुड़े हों उसे क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। जैसे हो गया कोहनी हो गया हमारा, कंधा हो गया, गर्दन होगी। अब देखो, गर्दन को हम इधर से इधर राइट लेफ्ट घुमा सकते हैं, तो इसका मतलब गर्दन जुड़ी हुई है। और कहाँ से जुड़ी हुई है उस स्थान को क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। अब हम संधियों की बात करते हैं। देखो, संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो इनको दो भागों में बांटा गया है। पहली होती है चल संधि और दूसरी होती है अचल। पहली क्या हो जाएगी, चल हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, अचल संधि हो जाएगी। एक हो जाएगी चल और दूसरी हो जाएगी अचल। अब देखो, चल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हम भाग की बात करें तो कंदुक, कंदुक खलिका। क्या है, कंदुक खलिका। कंदुक खलिका संधि हो जाएगी। कंदुक खलिका संधि हो जाएगी, किस में आएगी, चल संधि में आएगी। इसके अलावा हो जाएगी धुरागर संधि। क्या हो जाएगी, धुरागर संधि हो जाएगी। तीसरी की यदि हम बात करें तो हिज संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हिज संधि हो जाएगी। ये तीनों प्रकार की जो संधियां होती हैं ये चल संधि के अंतर्गत आती हैं। अचल संधि की बात करें तो जैसे ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य संधि होती है वो होती है अचल संधि। हम पहले चल से स्टार्ट करेंगे। चल में कौन कौन से आ जाएंगे, कंदुक खलीपा संधि, खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि, दुरागर संधि और हिज संधि हो जाएंगी। अब देखो, सबसे पहले आती है कंदुक खलिका संधि। ये क्या होती है, देखो, ग्लिनोइड गुहा जो कि अंश मेखला में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, ग्लिनोइड गुहा जो कि अंश मेखला में पाई जाती है, जिसमें हाथ की अस्थि ह्यूमरस का सिरा फिट रहता है, जैसे कंधे की अस्थि हो गई। नेक्स्ट, एसिटाबुलम गुहा में जांग की हड्डी फीमर, जांग की हड्डी कौन सी, फीमर का सिरा संधि करता है, यानी जुड़ता है आकर। जैसे पैर की फीमर श्रोणि मेखला में
जैसे पैर की जो फीमर होती है वो श्रोणि मेखला से जुड़ी रहती है, किस में आ जाएंगी, कंदुक खलिका संधि में आ जाएंगी। नेक्स्ट अपनी आती है धुरागर संधि। धुरागर संधि क्या होती है, जैसे गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या होती है, धुरागर संधि होती है। जैसे हमारा सर व गर्दन को जो जोड़ने वाली संधि होती है इसे हम बोलते हैं धुरागर संधि। इसके द्वारा सर को आगे पीछे या दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं। इस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती रहती है। क्या होता है, इस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। नेक्स्ट हमारी आती है हिज कोर कब्जा संधि। तीनों एक ही नाम है, हिज कोर कब्जा। क्या, हिज कोर कब्जा, ये क्या होता है, देखो यह कोहनी तथा पैर के घुटने में पाई जाती है, जिसमें केवल आगे हाथ में, आगे की तरफ मूवमेंट केवल हाथ में होगा, की तरफ तथा घुटने में पीछे की तरफ एक ही दिशा में गति हो सकती है, यानी दोनों दिशा में गति नहीं हो सकती, केवल एक दिशा में गति होगी। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, देखो आपने दरवाजे किवाड़ देखे होंगे, उस पर क्या लगाए जाते हैं, कब्जा लगाया जाता है। वो क्या होता है, गेट को केवल एक ही दिशा में गति करने देता है, दोनों साइड में हम गति नहीं करवा सकते। इसी प्रकार ये संधि होती है कब्जा। जैसे दरवाजे के किवाड़ों पर कब्जा संधि होती है, जिसमें केवल एक ही दिशा में गति होती है, कब्जा किवाड़ों को केवल एक ही दिशा में घूमने देता है। ठीक उसी प्रकार कोहनी आगे की तरफ मुड़ सकती है, लेकिन पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती। आप देख लेना कि कोहनी हमेशा आगे की तरफ मुड़ेगी, न कि पीछे की तरफ हम उसको मोड़ सकते हैं। तो ये कैसी संधि हो जाएगी, हिज कोर कब्जा संधि हो जाएगी, जो केवल एक ही दिशा में मुड़ने देती है, दूसरी दिशा में यानी ऑपोजिट दिशा में हम एक साथ नहीं मुड़ सकते। ये हो जाएगी हिज कोर और कब्जा संधि। नेक्स्ट आती है एचल संधि। हमारे ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य एचल संधि पाई जाती है। एचल संधि में अस्थियां स्थिर हिल नहीं सकती, यानी मूवमेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता, हिल नहीं सकती। एचल संधि में अस्थियां हिल नहीं सकती, एक जगह फिक्स रहती है, मूवमेंट नहीं होता। कहाँ पाई जाती है, जबड़े एवं कपाल के मध्य संधि होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कंकाल। तो अस्थियां एवं उपास्थियां मिलकर मानव कंकाल का निर्माण करती हैं। किसके द्वारा होता है, अस्थियां एवं उपास्थियां मिलकर मानव कंकाल का निर्माण करती हैं। यह शरीर का एक पिंजर बनाती हैं तथा शरीर को एक निश्चित ढांचा या आकृति प्रदान करती है, जिससे शरीर का निर्माण होता है। देखो अस्थियां और उपास्थियां मिलकर कंकाल का निर्माण करती हैं। यह शरीर का एक पिंजर बनाती है तथा शरीर को एक निश्चित ढांचा या आकृति प्रदान कर देती हैं, जिसके द्वारा हमारा शरीर बनता है। देखो अक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृतियों का पता चलता है। आपने कभी देखा हो तो अक्सरे चित्र, आपने देखना कभी नहीं देखा तो उसके अंदर से हमारी अस्थियां होती हैं, उनकी आकृतियों का हमें पता चलता है। मानव कंकाल, मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, अंश मेखला यानी कंधे की अस्थि, श्रोणि मेखला यानी कुल्ले की अस्थि तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बना होता है। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है पसली पिंजर। पसली पिंजर क्या होता है, हमारे शरीर में पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। क्या होती है, मुड़ी हुई होती हैं। यह वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। किसको कहते हैं, पसली पिंजर। वक्ष की अस्थिति अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी जो बक्सा बनता है उसको क्या बोलेंगे, पसली पिंजर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेरुदंड। मेरुदंड क्या होता है, देखो मानव शरीर में गर्दन से प्रारंभ होकर पीठ पीछे की तरफ एक संरचना पाई जाती है, जो छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, जिसे मेरुदंड कहा जाता है। क्या होता है, मानव शरीर में गर्दन से प्रारंभ होकर पीठ तक एक संरचना पाई जाती है, जो छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, जिसे मेरुदंड कहा जाता है। यानी छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, जिसके कारण हम पीछे मुड़ सकते हैं, आगे मुड़ सकते हैं। यदि एक ही अस्थि से बनी होती तो क्या हम पीछे की मुड़ सकते थे या आगे मुड़ सकते थे, ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट होता है उपास्थि। देखो उपास्थि क्या होता है, उपास्थि जो हड्डियों के समान कठोर नहीं होते, यानी हड्डियों के समान कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उपास्थि कहलाती है। जो हड्डियों के समान कठोर नहीं होते तथा जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उपास्थि कहलाती है। जैसे कान के ऊपरी भाग में उपास्थि स्थित होती है। कान का जो ऊपरी भाग होता है हमारा, इसको आप कभी मोड़ कर देखने आसानी से मुड़ जाएगा, इसमें हड्डी नहीं होती, इसमें क्या होती है, उपास्थि स्थित होती है। उपास्थि क्या हो गई, जो हड्डियों के समान कठोर नहीं होते हैं तथा जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उपास्थि कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कान के ऊपरी भाग में स्थित होती है। ये हस्तियों नहीं अस्थियों है। अस्थियों को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। देखो अस्थियों को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। इन पेशियों के एकांतर क्रम में फैलने और सिकुड़ने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियां गति कैसे करती हैं, तो देखो पेशियों के एकांतर क्रम में फैलने एवं सिकोड़ने के कारण
अस्थियां जो हैं वो गति करती हैं। चलते अथवा भागते समय पैरों की पेशियों में संकुचन होता है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, जो कि अस्थि को खींचती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हाथ की भुजा में संकुचन करने पर हाथ मुड़ता है। जैसे हम हाथ की भुजा में संकुचन करेंगे तो हाथ हमारा क्या होगा, मुड़ता है। आगे देखो हम पढ़ेंगे हम जंतुओं की चाल। विभिन्न प्रकार के जितने भी चैप्टर में जंतु दे रखे हैं उनकी चाल, ये जैसे वो गति कैसे करते हैं, किस प्रकार वो गति करते हैं, उसकी गति में क्या क्या सहायक होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंचुए में गति। सबसे पहले यदि हम बात करें तो केंचुए का जो शरीर होता है उसमें अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। अस्थि की जगह क्या होता है, पेशियां पाई जाती हैं। तो देखो केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि केंचुए के शरीर में अस्थि नहीं होती है, परंतु पेशियां होती हैं, जो इसके शरीर के घटने व बढ़ने में सहायता करती हैं। क्या करती है, शरीर के घटने व बढ़ने में सहायता करती है, जिसके कारण वह गति कर पाता है। कैसे गति करता है, इसके शरीर में जो पेशियां होती हैं जो इसके शरीर को घटने एवं बढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं, छोटा होने में बड़ा होने में सहायता प्रदान करती हैं, इसके कारण वह गति कर पाता है। केंचुए में गति शरीर की पेशियां के बारी बारी विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की निचली सतह पर सूख केंचुए को भूमि में पकड़ बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन आ जाए कि शरीर केंचुए में शरीर का कौन सा निचला भाग जो केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करता है, तो क्या हो जाएगा, सूख होता है। क्या होता है, सूख होता है। शरीर की निचली सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट आगे देखो, गति के समय केंचुआ अपने शरीर के पश्चिम भाग को सूख की सहायता से भूमि को जकड़ता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। क्या कहता है, गति के समय जो सूख होता है की सहायता से भूमि को जकड़ता है, यानी भूमि पर पकड़ता है भूमि को, तथा जो अग्र भाग होता है, आगे का भाग होता है, उसको फैलाता है। केंचुए के शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता प्रदान करते हैं। केंचुए के शरीर में पेशियों से जुड़े छोटे छोटे बाल जैसे सूख होते हैं, जो मिट्टी में इसके पकड़ को मजबूत बनाते हैं। हमने पहले भी देख लिया क्या होते हैं, जिसके कारण वो मिट्टी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाता है, तो सूख होते हैं। और किससे बने होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, पेशियों से जुड़े रहते हैं वो, तो जिसके कारण वह मिट्टी में अपनी पकड़ को मजबूत बना लेता है। यह होगी केंचुए में गति। नेक्स्ट आता है घोंगा। घोंगा में गति। घोंगे के ऊपर कवच पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। घोंगे का जो ऊपर कवच पाया जाता है वो किसका बना होता है, तो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। घोंगा पेश पाद पैर की सहायता से गति करता है। किसकी सहायता से गति करता है, तो पैर की सहायता से घोंगा गति करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा तिलचट्टा। क्या आ जाएगा, तिलचट्टा। देखो तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। तीनों काम करता है, जमीन पे तो चलता है, दीवार पर चढ़ता है, जबकि वायु में उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। क्या होते हैं, इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में इसकी सहायता करते हैं। 3 काम कर रहा है, 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 काम कौन से, जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता है। 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। तिलचट्टा क्या होता है, कॉकरोच होता है। क्या होता है, कॉकरोच। क्या होता है, कॉकरोच होता है। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। किसके द्वारा, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल, यानी शरीर के ऊपर जो कंकाल होता है वह कठोर होता है, कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। यानी किसके द्वारा यह गति करता है, तो इसके शरीर का जो बाहर का आवरण होता है, कंकाल होता है, वो कठोर होता है और वो विभिन्न संधियों के द्वारा बनता है, जिसके द्वारा इसके अंदर गति संभव हो पाती है। नेक्स्ट इसी की बात करेंगे हम। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकड़े तथा पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। यानी बात करें तिलचट्टा यानी कॉकरोच के पैरों की, तो अगले जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, संकड़े होते हैं। पिछले पैर चौड़े होते हैं तथा पतले पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। क्या होती हैं, विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उसे चलने में सहायता प्रदान करती हैं। किसके द्वारा चलता है, पैर की पेशियां उसे चलने में सहायता प्रदान करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति प्रदान करती हैं। जब वो उड़ता है तो उसके पैरों को जो गति प्रदान करने का कार्य होता है वो कौन करता है, तो वो होता है वक्ष की पेशियों के द्वारा। वक्ष की पेशियों के द्वारा जब तिलचट्टा उड़ता है तो उसके पैरों को जो गति चाहिए होती है वो किसके द्वारा प्रदान होती है, तो वक्ष की पेशियों के द्वारा प्रदान होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पक्षी। पक्षी के बारे में देखें तो देखो पक्षियों की हल्की और मजबूत अस्थियां मिलकर इन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। देखो अस्थियां नहीं है, अस्थियां हैं।
पक्षियों की हल्की और मजबूत अस्थियां मिलकर उसे उड़ने में सहायता करती हैं। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण ये हल्की होती हैं। किसके कारण हल्की होती है? तो वायु प्रकोष्ठ के कारण ये हल्की होती हैं। और उड़ने में सहायता कौन करता है? जो हल्की और मजबूत होती है। हल्की होती है पर मजबूत होती हैं, इन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। और इन्हीं अस्थियों के अंदर वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण ये हल्की होती हैं। पक्षी के आगे के पैरों की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पक्षी के आगे के जो पैरों की अस्थियां होती है वो रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। पक्षी के पश्चात पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। जो आगे के पैरों की अस्थियां होती है वो पंख का निर्माण करती हैं, जबकि पीछे के जो पैरों होते हैं की अस्थियां होती हैं वो चलने और बैठने के लिए कार्य करती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। देखो, जो कंधे की अस्थियां होती है पक्षी की, वो क्या होती है? मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां जो उड़ने वाली पेशियों को, जो उड़ने वाली पेशियां हैं उनको जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है। कौन? वक्ष की अस्थियां होती हैं। तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में भी सहायक कौन होता है? तो वक्ष की अस्थियां ही पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट हमारा जाएगा मछली। क्या जाएगा? मछली। मछली के शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है। सबसे पहली बात यह है कि मछली के शरीर की आकृति कैसी होती है? तो धारा रेखीय होती है, क्योंकि इनका सर एवं पूंछ इसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। आपने मछली का चित्र देखा होगा तो इनका सिर और पूंछ होता है, इसकी तुलना में जो मध्य भाग होता है वो अधिक मोटा होता है। यानी इनका सर एवं पूंछ इसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। यानी मध्य का भाग मोटा होता है, पीछे का और आगे का भाग पतला एवं नुकीला होता है। तैरते समय इसके शरीर का आगे का भाग एक और मुड़ जाता है। जब ये तैरती है तो शरीर का आगे का जो भाग होता है वो एक तरफ मुड़ जाता है तथा पूंछ दूसरी तरफ मुड़ जाती है। क्या होता है? तैरती है तो इस समय शरीर का जो आगे का भाग है एक साइड मुड़ेगा और उसकी ऑपोजिट साइड पीछे का भाग है यानी पूंछ मुड़ जाती है। इस प्रकार मछली जल में शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर तैरती है। कैसे तैरती है? वलय बनाकर तैरती है। और सांप वलय बनाकर चलता है। इस प्रकार मछली जल में शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर तैरती है। पूंछ के पंख इसकी गति में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? पूंछ के पंख होते हैं जो इसकी गति में सहायता करते हैं। अब देखो, शरीर में पाए जाने वाली, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, शरीर में पाए जाने वाले पंख तैरते समय संतुलन एवं दिशा का निर्धारण भी करते हैं। आगे है देखो, शरीर में पाए जाने वाले पंख, जो शरीर के ऊपर पंख पाए जाते हैं वो तैरते समय संतुलन, मछली का संतुलन और दिशा, किस दिशा में उसको जाना है, दोनों का निर्धारण कौन करते हैं? तो शरीर पर पाए जाने वाले पंख करते हैं। जैसे बात देखें हम, समुद्री गोताखोर अपने पैरों में पंखों की तरह एक विशेष एरितर फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। जैसे मछली के पंख होते हैं उसी प्रकार का बना होता है एरितर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लिपर, पहनते हैं जो जल में उन्हें तैरने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सर्प में गति, यानी सांप में गति किस प्रकार होती है। देखो, सांप का मेरुदंड लंबा होता है तथा असंख्य पेशियां होती हैं। सांप का मेरुदंड कैसा होता है? लंबा होता है, जिसमें असंख्य पेशियां पाई जाती हैं तथा वे परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। आपने देखा होगा सर्प का शरीर होता है वो मुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। जैसे वो चलता है तो वलय के रूप में चलता है और उसका वलय शरीर है वो वलय के रूप में मुड़ा होता है, जिसके कारण प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर चलने में सहायता करती है, यानी आगे की ओर धकेलती है। इस कारण सिर्फ बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है। इस कारण सर्प, सिर्फ नहीं, यहाँ पर सर्प है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि सांप कभी भी एकांत यानी सीधी रेखा, सरल रेखा में गति नहीं करता है, क्योंकि वलय के कारण वो एक दिशा में यानी सीधी डायरेक्ट, जिसे बोलते हैं हम, सरल रेखा में गति नहीं कर पाता। सिर्फ एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ चलता है। ऐसे गति करेगा देखो, वलय के रूप में, नहीं कि ऐसे। ये इस प्रकार सरल रेखा में सांप गति नहीं करता है, वलय के रूप में सांप गति करता है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।